Hello learners, welcome to We Learning. This is Priya Barnewal and friends, today we are going to discuss one of the very important and the last topic of our international business series. Yes, लास्ट टॉपिक है ये अपना इंटरनेशनल बिजनेस की सीरीज का 14th पार्ट है। इससे पहले 13th पार्ट तक हमने सारा कुछ कवर कर लिया है इंटरनेशनल बिजनेस का। तो आपने नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल बटन पे प्रेस करो सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? तो अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो तो जब हम फॉरेन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग होता है अपना ट्रेडिंग, तो उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। Now, the Union Commerce Ministry Government of India announces the integrated foreign trade policy in every 5 year. हमारे यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट है जो हमारी इंडिया की, वो हर 5 साल पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को रिन्यूअल करती है, अलग चेंजेस करती है, इंट्रोड्यूस करती है चेंजेस करके। ओके और इसको हम और क्या बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को? इसको हम एक्जिम पॉलिसी भी बोलते हैं। एक्जिम क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा होता है तो इसको एक्जिम पॉलिसी भी बोलते हैं। नाउ द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इज गाइडेड बाय द एक्जिम पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो फॉरेन ट्रेड है हमारे इंडिया का, उसको कौन गाइड करता है? तो उसको इंडिया का एक्जिम पॉलिसी गाइड करता है। और रेगुलेट कौन करता है? तो इट इज़ रेगुलेटेड बाय द फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992। ये रेगुलेट किया जाता है फॉरेन ट्रेड एक्ट जो 1992 में बनाया गया था ना, उसके अंडर इसको रेगुलेट किया जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मिनिस्ट्री इंचार्ज कौन है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के? तो मिनिस्ट्री इंचार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड करेंटली कौन से पर्सन कौन है, नाम क्या है पर्सन का जो मिनिस्ट्री इंचार्ज है? तो सुरेश प्रभु, सुरेश प्रभु नाम है उनका ना। अब डीजीएफटी क्या है? तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को जो एग्जीक्यूट करते हैं ना, उसको डीजीएफटी बोलते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसको डीजीएफटी बोलते हैं। तो डीजीएफटीपी का जो गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस है ना, वो हमारे डीजीएफटी के द्वारा दिया गया है। ये देते हैं हमारे गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस को। ओके ना, टारगेट क्या है? तो कुछ टारगेट बनाए गए हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। तो वो टारगेट क्या है? तो एक जो मेन टारगेट है ना, वो ये है कि बिजनेस को ईजी बनाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके अब ईजी कैसे बनाना है? तो आप ईजी बना सकते हो जब आप बिजनेस कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली। ओके इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स आप सारा कुछ पेपर वर्क जितना है हमारा, वो हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं। ओके ये बना दिया गया है ना, पेपरलेस करना है हमारा, ऑनलाइन होना चाहिए सारा कुछ। मोदी जी अभी कर रहे हैं ये चीज़, डिजिटल इंडिया लेकर आओ, तो ये टारगेट है हमारा। नाउ अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट टारगेट्स हैं जो हुए हैं और हमें अचीव भी करने हैं। ओके तो ये देखना ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस, पूरा एक क्वेश्चन इसी पेज से उठ कर आया था, तो मैं पूरा उसको लेकर के यहाँ पे रखी हूँ। आप इसको अच्छे से सुनो। क्या है? द न्यू 5 year फॉलोइंग ट्रेड पॉलिसी 2015 to 2020 वर्क्स इन कीपिंग विद द मेक इन इंडिया विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये जो नया 5 year पॉलिसी आया ना, कितने दिन का था वो? 2015 में आया। 2015 से 2020 31 मार्च तक चलना था, बट कोरोना वायरस की वजह से ये एक्सटेंड हो गया है 1 year। ओके बट ख़त्म तो होना था हमारा 31 मार्च तक। तो ये किसके अंदर आया था? ये आया था अपना मेक इन इंडिया। ये विज़न है ना प्राइम मिनिस्टर का, मेक इन इंडिया, तो उसके अंदर ये आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आया है, उसी के अंदर ये वर्क करता है। नाउ इसमें बोला गया कि एक्सपोर्ट को हमें इंक्रीज़ करना है 900 बिलियन तक, और इंडिया की जो शेयर है वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में, वर्ल्ड में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो इंडिया का शेयर है वो 2% से 3.5% तक लेकर जाना है।
मतलब 2% तक हम कर रहे थे, बट अभी बोला जा रहा है कि नहीं, हमें थोड़ा और अच्छा करना है, 3.5% तक लेकर जाना है। नाउ मर्केंटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम लॉन्च्ड। दो स्कीम्स लॉन्च की गई थी इस पॉलिसी में। क्या है वो? एक आपका MEIS एंड द अदर वन इज SEIS। अब हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी बस आप ओवरव्यू लेकर चलो। नाउ FTP टू बी अलाइन टू मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड स्किल्स इंडिया इनिशिएटिव। तो FTP आपका मेक इन इंडिया के अंदर आता है, डिजिटल इंडिया को भी ये फॉलो करता है और स्किल इंडिया इनिशिएटिव को फॉलो करता है। तो ये तीन चीज़ों को ये फॉलो करके FTP बनाया गया हमारा 2015 टू 2020 वाला। Now, FTP would reduce export obligations by 25% and give boost to manufacturing companies. FTP में क्या बोला गया कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस को 25% से घटाना है, हमें कम करना है, रिड्यूस करना है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, जो गुड्स बनाती हैं, ओके, उन कंपनीज को हमें बूस्ट अप करना है और आगे बढ़ाना है, ये बोला गया है। नाउ देखो, अभी हम क्या करेंगे, अभी ये जो कुछ फॉर्म्स चाहिए होते हैं, कुछ कार्ड्स आप बोल सकते हो, या पास चाहिए होता है हमें एक्सपोर्टिंग करने के लिए, तो वो क्या चीज़ें हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सपोर्ट जब आप कर रहे होते हो ना, तो आपके पास इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होना ज़रूरी है। लाइक हम जब बैंक में डील करते हैं, बैंक में ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो हमारे पास पिन होता है ना, ATM पिन वगैरह, तो वैसे एक कोड होता है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वो जो कोड होता है वो अलॉट किया जाता है हर पर्सन को, जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है उसके लिए मैंडेटरी है ये कोड, उसके पास ये कोड होना ही चाहिए, तभी वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकता है। और ये जो कोड होता है आपका, वो 10 डिजिट नंबर का कोड होता है। ओके, नाउ EBRC क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये प्रोवाइड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट भी इशू करना है। किनको इशू किया जाता है? ये एक्सपोर्टर्स को इशू किया जाता है। हमारे कंट्री इंडिया के जो एक्सपोर्टर हैं उनको ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। किसके द्वारा? बैंक्स इशू करते हैं, सो दैट वो अच्छे से कर सके, ट्रेडिंग कर सके, एक्सपोर्टिंग कर सके अच्छे से। ओके, इसलिए उनको ये इशू किया जाता है। और ये कैसा होता है? ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली होता है, EBRC ई। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक होता है। EBRC इज इनिशिएटिव टू प्रमोट पेपरलेस ट्रेड एंड DGFT हैज़ क्रिएटेड एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। DGFT में एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, उसी के अंदर आता है आपका ये बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ओके, पेपरलेस है ये आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन पास जैसे मिलता है ना, हमें कहीं जाने आने के लिए पास मिलता है, वैसे ये पास दिया जाता है कि हाँ ये सर्टिफिकेट है, ये पास है आपका, आप कर सकते हो अब एक्सपोर्टिंग। और हम जो ये एक्सपोर्टिंग करते हैं इसके अंदर, तो ये DGFT सर्वर, ये DGFT के पास इसका सारा डेटा होता है। ओके, सारा डेटा होता है, गवर्नमेंट इस पे नज़र रखी होती है। आप ऐसा समझ लो जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है ना, तो आधार कार्ड आपका हर बैंक में चाहिए होता है। आप किसी भी बैंक में जाओ, आपका आधार कार्ड डाले तो आपको पता चल जाएगा उस ऑपरेटर को कि आपका कहाँ कहाँ अकाउंट है, सारा डेटा होता है हमारे आधार कार्ड पे। वैसे ही EBRC सर्टिफिकेट जब आपको इशू कर दिया गया है, तो सारा डेटा गवर्नमेंट के पास है। अब गवर्नमेंट सब देख रही है, आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो, कहाँ इंपोर्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सारा कुछ उसके पास पता होता है। ओके, ना information about transaction level exports captured by EBRCs is also shared with other governmental agencies। ये जो इसमें जो डेटा मिलता है ना EBRC का, वो अदर गवर्नमेंटल एजेंसीज को भी ट्रांसफ़र किया जाता है, सो दैट आप कुछ गड़बड़ ना कर सको। ओके, DGFT has signed MOUs with 14 state governments and 2 central government agencies for sharing this data। DGFT ने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग्स। ओके, ये साइन किया है 14 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, ये डेटा शेयरिंग के लिए। ओके, टू स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ GST ऑन एक्सपोर्ट्स, DGFT हैज़ ऑल्सो साइंड एन MOU विद GST नेटवर्क।
ओके। और इस चीज़ और जीएसटी आ गया है अब हमारा, तो जब से जीएसटी आया है ना तो एक्सपोर्ट हमारा और अच्छे से चल सके, इसलिए एमओयू ने डीजीएफटी ने एमओयू मेंबर हाँ, डीजीएफटी ने एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग्स, किसके साथ? जीएसटी नेटवर्क के साथ, फॉर शेयरिंग फॉरेन एक्सचेंज रियलाइजेशन, फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड डेटा जो है वो अच्छे से शेयर हो सके, इसके लिए ये जीएसटीएन साइन किया गया है। नाउ दिस विल मेक इट ईजियर टू प्रोसेस एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस अंडर जीएसटी। इससे क्या होगा, जीएसटी के अंदर भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रॉपरली हो सकेगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अच्छा, अभी देखो, ये जो हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आया ना 2015 टू 2020 में, इसमें 2 स्कीम्स लाए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, क्या है? एक तो आपका मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, और दूसरा लाया गया सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, गुड्स एंड सर्विसेज। मर्केंडाइज का मतलब ही आपका गुड्स है, तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 2 स्कीम्स लाई गई। क्या क्या है वो स्कीम्स, विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, तो देखो, फर्स्ट है आपका MEIS। तो जब द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम इज न्यूली लॉन्च्ड स्कीम, ये लॉन्च हुआ है ये स्कीम, और जब ये लॉन्च हुआ ना तो इस स्कीम ने अपने ही जैसे वैसे ही 5 इंसेंटिव स्कीम्स थे पहले, तो उसको रिप्लेस करके एक स्कीम लाया गया। जैसे हमारा जीएसटी आया ना, बहुत सारे टैक्सेस को हटाकर एक जीएसटी को लाया गया था, वैसे ही 5 स्कीम्स थे जिसको हटाकर आपका MEIS आया। ओके, now MEIS scheme was made available on export of specified items to specific countries। MEIS scheme available है एक्सपोर्ट पे। ओके, एक्सपोर्ट जब आप करते हो ना तब उसके लिए ये स्कीम यूज़ में आता है, और ये स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। अब कंट्रीज़ को भी ना कैटेगराइज किया गया है, जब आप एक्सपोर्टिंग कर रहे हो तो कंट्रीज़ को भी फिर आप कैटेगराइज कर रखे हो। तो कैसे है कैटेगरी, लाइक ग्रुप ए में कौन आता है, तो ग्रुप ए में ट्रेडिशनल मार्केट को लाया गया है, ग्रुप बी में आपका इमर्जिंग एंड फोकस मार्केट आता है, एंड ग्रुप सी में आपका अदर मार्केट्स आता है। तो इस 3 के बेसिस पे इसको आपका कैटेगराइज किया गया है। ओके, नाउ अभी हमारा गुड्स का हो गया केस, अभी सर्विस का करेंगे हम। तो सर्विस जो ये आपका स्कीम है, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये प्रोवाइड किया जाता है सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को। जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको ये स्कीम प्रोवाइड की जाती है। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है जानना आपको, कि पहले ना हमारा सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम हुआ करता था। इससे पहले सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम हुआ करता था, जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे ध्यान नहीं देता था, और तो और द बेनिफिट वॉज नॉट अवेलेबल फॉर फॉरेन ब्रांड्स ऑफ इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनीज के जो फॉरेन ब्रांड्स थे ना, उसमें भी ये बेनिफिट कुछ किसी तरह का बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करता था। बट अब जो ये आपका SEIS स्कीम लाया गया है, इसमें इन दोनों में इम्प्रूवमेंट हुई है, और आपका ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे भी ध्यान देता है। अब आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मीन्स आपका वो इंडिया के बाहर नहीं होता, इंडिया के बॉर्डर के अंदर ही होता है, बट थोड़ा उसको अलग ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके लॉज अलग होते हैं, आपके उसके पॉलिसीज़, आपके ट्रेडिंग करने का तरीका, वहाँ पे वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो ये जो SEIS स्कीम है वो अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी कंसीडर करता है। ओके, ना व्हाट इज ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप। अब ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप है ना, ये भी आपका MEIS SEIS ये जो स्कीम है उसी के तरह ये भी एक स्कीम है। ये भी लाया गया आपका ये 2015 टू 2020 वाले FTP में। ओके, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लाया गया। क्या बोलता है ये स्क्रिप, तो देखो, अब आप अगर फ्लिपकार्ट से एक जनरल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जब आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदते हो, ओके, तो आपको क्रेडिट्स मिलते हैं ना, क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, 10 पॉइंट मिल गए, 20 मिल गए, 100 पॉइंट्स मिल गए। तो वैसे ही जब आप इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं ना, उसको बोला जाता है स्क्रिप, क्रेडिट स्क्रिप।
तो जब उसको क्रेडिट स्क्रिप्ट बोला जाता है, और जब आप उस क्रेडिट स्क्रिप्ट को फर्दर पेमेंट के लिए यूज़ करते हो तो वो हो जाता है आपका ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। लाइक देखो, आप फ्लिपकार्ट से जब करते हो आपको क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट पॉइंट्स मिलता है, फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हो ना फिर से जब कुछ भी खरीदते हो, तो वैसे ही ये भी काम करता है। It shall be generated as rewards under scripts and goods imported domestically procured। जब आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो इन सब चीज़ों पे जो आपको क्रेडिट्स मिल रहे हैं। ओके, नाउ अब आप इसको किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हो इन क्रेडिट्स को? तो एक तो आप उसको कस्टम ड्यूटी के पेमेंट में यूज़ करते हो फॉर इम्पोर्ट ऑफ इनपुट और गुड्स। जब आप किसी तरह के गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो और आपको पेमेंट करने हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो कस्टम ड्यूटी को। लेकिन इसमें ये आपका एक्सेप्ट EXCPT होगा। ओके, सेकेंड। हाँ, तो देखो, हाँ, तो कस्टम ड्यूटी के पेमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो आइटम्स जो अपेंडिक्स 3A में कंसीडर हुए हैं, लिस्टेड हैं, आप उस पर ये क्रेडिट स्क्रिप्ट नहीं लगा सकते। अब हमें उतना डीप नहीं जाना कि 3A में क्या आता है, सबको ये याद रखना है कि 3A वाला इसमें कंसीडर नहीं होता। नाउ, पेमेंट्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट और गुड इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स। तो आप जब एक्साइज ड्यूटीज़ की भी पेमेंट कर रहे हो ना, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए एक्साइज ड्यूटी की भी पेमेंट करते हो, तो उसमें भी आप इस क्रेडिट स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो। या आप सर्विस टैक्स दे रहे हो तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो क्रेडिट स्क्रिप्ट को। और किसी तरह का कस्टम ड्यूटी या फ़ी पेमेंट करना हो आपको तो उस टाइम भी आप ये क्रेडिट स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। नाउ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे एग्जाम में, तो अच्छे से सुनना। स्टेटस होल्डर, ये न्यू टॉपिक है। ओके, स्टेटस होल्डर क्या होता है? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये स्टेटस होल्डर का कंसेप्ट। तो स्टेटस होल्डर मीन्स, आप जनरल लैंग्वेज में ले लो, हम अगर अपने मार्केट में, हम हर बिजनेस का एक अलग वैल्यू होता है ना, एक अलग स्टेटस होता है, इवन एक इंडिविजुअल पर्सन का भी एक सोसाइटी में स्टेटस होता है। तो वैसे ही वो लोग जो फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं उनका भी फॉरेन मार्केट में एक स्टेटस होता है। ओके, एक स्टेटस के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है। तो ऑल द बिजनेस लीडर्स हु हैव एक्सेल्ड इन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू कंट्रीज फॉरेन ट्रेड, वो सारे बिजनेस लीडर्स जिन्होंने बहुत अच्छा करा है इंटरनेशनल ट्रेड में और बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका फॉरेन ट्रेड में, तो वो सारे स्टेटस होल्डर के अंदर आते हैं। ओके, द क्राइटेरिया फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ रिकग्निशन ऑफ स्टेटस होल्डर इज नाउ चेंज्ड फ्रॉम रुपीज टू $, अर्निंग्स। तो इसकी जो अर्निंग होती है, मीन्स फॉरेन जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको जो अर्निंग्स हो रही हैं, तो वो पहले उसकी जो क्राइटेरिया थी ना, वो आपका इंडियन रुपीज़ में ही कंसीडर होता था स्टेटस होल्डर का, बट अब उसको $, में चेंज कर दिया गया है। तो अब $, में आपका स्टेटस होल्डर की अर्निंग्स को हम कंसीडर करते हैं। नाउ देखो, अब ये चेंजेस क्या आए हैं स्टेटस होल्डर में, तो अब स्टेटस होल्डर को हम 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस इस तरह से बोलते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले आपका एक्सपोर्ट हाउस, स्टार एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस या प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस सर्टिफिकेट, ये सारे प्रोवाइड किए जाते थे। जो स्टेटस होल्डर होता था ना, उनको ये सारे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते थे, ये सारे नाम थे। बट अब उसको चेंज कर दिया गया है। अब जो स्टेटस होल्डर को सर्टिफिकेट मिलता है उनके अर्निंग के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग मिलता है सर्टिफिकेट? उनके अर्निंग के अकॉर्डिंग। अब जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको बोलते हैं हम 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस तरह से बोलते हैं। अब देखो किस तरह से मिलता है। तो जो 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के कैटेगरी में आते हैं उनकी अर्निंग होती है $3 मिलियन। ये USD आपका $, को शो करता है, $3 मिलियन तक। और जो 2 स्टार में आते हैं उनका 25 मिलियन, 3 स्टार वालों का 300 मिलियन, 4 स्टार वालों का 500 मिलियन एंड 5 स्टार वालों का 2000 मिलियन $, में अर्निंग होती है।
ओके, तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में नोट कर लो। ओके, चलो नाउ इन द मिड टर्म रिव्यू ऑफ, ये आपका एक मतलब जो चेंजेस हुए हैं ना वो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। तो क्या है आपका MEIS। ओके, तो जब MEIS आपका आया है तो MEIS में क्या बोला गया कि हमें रेडी गारमेंट्स पे 2% इंक्रीज करने की ज़रूरत है। रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं वो गुड्स में आते हैं ना, तो MEIS के स्कीम में आएंगे, तो उसको 2% के रेट से इंक्रीज करने की ज़रूरत है। और जो SEIS है उसको भी 2% से के रेट से इंक्रीज करने की ज़रूरत है। और जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स है उसको टाइम दे दिया गया है। हाँ, अब पहले वो 18 मंथ्स तक का होता था क्रेडिट स्क्रिप्ट, जो क्रेडिट मिले हुए वो 18 मंथ्स तक ही काम करते थे क्रेडिट, बट अब बोल दिया गया है कि नहीं, आपके पास जो क्रेडिट है वो 24 मंथ्स तक काम करेंगे। मतलब वैलिडिटी होती है ना, क्या हमेशा ज़िंदगी भर तो नहीं रहने वाला, तो आपका ये 24 मंथ्स तक अब होगा, वैलिड होगा आपका क्रेडिट। ओके, चलो। और आपका ये देखो अप्रैल 2020 में गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है आपका FTP को। कब होगा अब इसका, मार्च 31 2021 तक ये सेम FTP चलेगा, ये सेम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चलने वाला है। नाउ अब कौन कौन से आइटम्स हैं जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में प्रोहिबिटेड हैं। ओके, ये हमारे पॉलिसी में नहीं आते। कौन से आइटम्स हैं, तो फर्स्ट है आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड इन आर्म्स एंड रिलेटेड मटेरियल विद इराक। इराक से जो आर्म्स रिलेटेड मटेरियल इंपोर्ट हो रहे हैं या एक्सपोर्ट हो रहे हैं उस पर प्रोहिबिशन लगा दिया गया कि नहीं कर सकते अब। और किसी भी तरह की डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट अगर जो नॉर्थ कोरिया से आती है उस पर भी प्रोहिबिशन लगा दिया गया, उस पर भी रोक लगा दिया गया है। एंड एनी कंटेंट विच माइट इनहेंस द न्यूक्लियर एनर्जी एडवेंचर्स ऑफ ईरान। ईरान से जो न्यूक्लियर एनर्जी आ रहा है आपके पास उसको भी, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। एंड इम्पोर्ट आप करते थे हम जो सोमालिया से चारकोल का, सोमालिया से हम चारकोल का इंपोर्ट करते थे, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। और UNSC की रिजोल्यूशन है कि सारे एक्सपोर्ट्स बंद कर दो सोमालिया से। ठीक है, सोमालिया के जितने एक्सपोर्ट हो रहे थे उनको बोल दिया गया, UNSC ने बोला कि अब उनको बंद कर दो। और इंडिया भी UNSC को फॉलो करता है, इसलिए इंडिया ने भी सारे इंपोर्ट नहीं, इंडिया भी अब इंपोर्ट नहीं कर रहा सोमालिया से। ठीक है, क्योंकि अब ये एक्सपोर्ट ही नहीं करने के लायक रह गया है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब हम करंट स्टेटस देखेंगे। ओके, तो मतलब करंट स्टेटस अभी क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की क्या हालत है ये देखेंगे, क्योंकि हमारा 31 मार्च 2020 तक चलना था, अब वो तो बीत गया और उस पर कुछ एक्शन भी नहीं लिया गया कोरोना वायरस की वजह से। तो बस यही बोला गया, DGFT ने ये बोला कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस है, तो अब 1 ईयर तक इसको एक्सटेंड कर दो। 31 मार्च 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, देखो एक तो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5-5 साल की होती है, हमें पता है, ठीक है, 5-5 ईयर्स में हम रिन्यूअल कर सकते हैं। बट ये भी ध्यान में रखना है कि जब गवर्नमेंट को नीड हो, गवर्नमेंट को लगे कि हमें कुछ चेंजेस करने हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, तो गवर्नमेंट कर सकती है चेंजेस। ओके, बीच में भी अगर नीड हुई तो गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस कर सकती है, आपको ये याद रखना है ना। देखो अब ये दो चीज़ें EPCG एंड DFIA, अभी जो आपका रिन्यूअल हुआ ना, फिर से बोला गया कि नहीं और 1 साल, रिन्यूअल नहीं बोल सकते, मतलब जो एक्सटेंशन हुआ है कि और 1 साल चलेगा हमारा सेम FDI सॉरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो उसके अंदर EPCG और DFIA को थोड़ा और डिफाइन किया गया है। तो हमें EPCG और DFIA जानना ज़रूरी है, ये क्या होते हैं। तो EPCG मीन्स एक्सपोर्टर्स कैन एक्सपोर्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स एट ज़ीरो ड्यूटी। जो एक्सपोर्टर्स हैं, EPCG उन एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करता है, ये छूट देता है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो कैपिटल गुड्स का एट ज़ीरो ड्यूटी, ज़ीरो ड्यूटी पे आप एक्सपोर्टिंग करो। ओके, मज़े हो गए एक्सपोर्टर्स के, कैपिटल गुड्स कर सकते हैं ज़ीरो ड्यूटी पे एक्सपोर्ट, फिर तो
है ना। और व्हाट इज DFIA? DFIA क्या बताता है? तो DFIA अलाउ करता है एक्सपोर्टर्स को टू इम्पोर्ट सर्टेन गुड्स लाइक शुगर एट ज़ीरो ड्यूटी। मीन्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। DFIA अलाउज एक्सपोर्टर्स टू इम्पोर्ट, मतलब जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो कुछ गुड्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं। किस टाइप के गुड्स? कैपिटल गुड्स नहीं आएंगे यहाँ पे, नॉर्मल गुड्स लाइक शुगर। ओके, इस टाइप के गुड्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक्सपोर्टर्स क्यों इम्पोर्ट करेंगे? तो मतलब आप कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो अगर, या किसी टाइप के भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए ना, और हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उन रॉ मटेरियल्स को इम्पोर्ट करेंगे। तो इनको बोला गया कि हाँ, आप तब एक्सपोर्टर्स जो हैं वो रॉ मटेरियल्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं ज़ीरो ड्यूटी पे। ओके, ये था आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी क्लास अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और फ्रेंड्स, ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, आप वहाँ जाकर वी लर्निंग करके सर्च करो। वहाँ अपना पेपर 1 नेट JRF पेपर 1 के लिए मैं डेली MCQs प्रोवाइड कर रही हूँ, और हमारा MCQs चलता है पेपर 2 कॉमर्स का भी। लाइक आज अपना इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, अब मैं इंटरनेशनल बिजनेस पे आज MCQs लूँगी। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर से ज्वाइन करो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अब अपना इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट कंप्लीट हुआ, अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिन में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप ऑन लर्निंग।